अस्सलामुअलैकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शरक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। पाकिस्तान को नवाज दो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की इलेक्टोरल कैंपेन का यक सतरी नारा, जिसे जबान ज़दे आम करने के लिए अरबों रुपए के इश्तिहारात नेशनल मीडिया पर झोंक दिए गए। नेशनल प्रिंट मीडिया के ऊपर पीएम नवाज की हेडलाइंस लगाई गई, उसके लिए पैसा दिया गया और उसके बाद अवाम ने, पीटीआई के वोटर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पाकिस्तान को नवाज दो जैसी कैंपेन का जनाजा निकाल कर रख दिया। अब नवाज की जगह शहबाज ने ले ली है और सदर यानी ऐवान सदर में जो जगह बनाने जा रहे हैं उनका नाम आसिफ अली जरदारी है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज तक आपको पता नहीं चली हैं कि होने क्या जा रहा है। कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसके तहत नई गवर्नमेंट बन सकती है। अगर पीटीआई के आजाद उम्मीदवार एमडब्ल्यूएम के साथ गवर्नमेंट नहीं बना पाते तो उधर से क्या प्लानिंग है, क्या बन सकता है। फिर पंजाब असेंबली के अंदर कायदी हिज़्ब इख्तिलाफ किसको लाया जा रहा है। आज किसकी आंख खुली है, अचानक उसको पता चला अच्छा जी इंतखाबात हो गए, क्या इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन गए। वज़ीर आज़म कौन बना है इस मुल्क का, यह भी मैं बताऊंगा। और साथ साथ यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड के अंदर 50 अरब रुपए कमोबेश का खर्चा करके इलेक्शन कराने के बाद हमारी हालत क्या है। हम किस तरह के चेहरे ला रहे हैं। आज से 16 महीने पहले हम जो चेहरे लाए थे, ये 3 महीने के गैप से हम ऑलमोस्ट किस तरह के चेहरों के ऊपर जा रहे हैं और पब्लिक उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल रखती है। आज के व्लॉग में ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। पहली टॉप स्टोरी का मैं आपको बता देता हूं। शहबाज शरीफ वजीर आजम और मरियम वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी का दूसरे मरहले में काबीना में शमूलियत का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है, जबकि वजीर आला पंजाब की उम्मीदवार मरियम नवाज शरीफ होंगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना था कि नवाज शरीफ ने वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ओहदे के लिए शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है, जबकि वजीर आला के लिए मरियम नवाज शरीफ उम्मीदवार होगी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम और सियासी ताउन फराहम करने वाली तमाम सियासी जमातों और उनके कायदीन का शुक्रिया अदा किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुस्लिम लीग काफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने वफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर होने वाले सियासी कायदीन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है, जबकि ज़राए का कहना है कि सियासी बैठक के दौरान शहबाज शरीफ ने सियासी रहनुमाओं को बताया कि पार्टी ने उन्हें वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर तमाम कायदीन वोट देने का यकीन दिलाए तो आज इसका बाकायदा ऐलान कर देंगे। तमाम सियासी जमातों को रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ को हिमायत का यकीन दिलाया है। अब 2 और नाम हैं जो मुख्तलिफ वजारतों के लिए सामने आ रहे हैं। उनमें पहला नाम जो है वो मरियम औरंगजेब का है, वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा या वज़ीर खारजा बनाने की तजवीज़ उनके लिए, जबकि दूसरा नाम चौधरी शुजात हुसैन का है जिन्हें वज़ीर इत्तलात बनाया जा सकता है। अब आप सोचिए कि वज़ीर इत्तलात ऐसा होगा तो वो कहते हैं ना गूंगे और बहरे वाला खेल है कि वो सुनाए और अगला सुने कैसे। तो हालात क्या होंगे ये आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे। आज की दूसरी टॉप लीड पंजाब में मरियम नवाज शरीफ को वजारत आला के लिए नामजद किया गया है नून लीग की जानिब से, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंसमेंट अभी तक तो नहीं की, लेकिन जराए से खबर आ रही है कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब में अपोजिशन लीडर सनम जावेद खान बनाने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए कानूनी चाराजोई का आगाज कर चुकी है। अच्छा, अब देखना इसमें यह है कि किस हद तक कानूनी पोलाइटनेस उनको मिलती है, और अगर रिलीफ मिलता है तो फिर जाहिर है कि अपोजिशन लीडर भी वो अपनी मर्जी का बना लेंगे। देखने वाली बात यह है कि वफाक के अंदर क्या पीटीआई तगोदौ करके हुकूमत बना पाती है। जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें तो बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन इन हालात के अंदर क्या चीज होगी जो रिटेलिएशन से बचाएगी। क्या अब पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा अपोजिशन में रहते हुए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनना चाहेगी,
या फिर वो असेंबलियों से बाहर रहेंगे, जो उन्होंने ऑलरेडी गुज़िश्ता हुकूमत बनने के वक्त फैसला किया था उस फैसले को कंटिन्यू करेंगे या अपोजिशन में बैठेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तीसरी टॉप लीड जो है वो थोड़ी सी मैंने बता दी, वो ये कि चौधरी शुजात हुसैन वज़ीर इत्तलात, चौधरी मरियम औरंगजेब चौधरान मरियम औरंगजेब वो वजीर खारजा, और फिर बिलावल भुट्टो इस कैबिनेट का हिस्सा अभी नहीं होंगे। जरदारी साहब ऐवान सदर में हो सकते हैं, बिलावल भुट्टो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। उसकी वजह जो मेरे नाकिस ज़राए से मुझे मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक पहले 2.5 साल या 3 साल का टेन्योर शहबाज शरीफ साहब कंटिन्यू करेंगे, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आएगा तो पार्लियामेंट सेम रहेगी, और फिर पीपल्स पार्टी को बारी दी जाएगी जिसमें बिलावल भुट्टो को वजारत उज़्मा दी जाएगी। इस तरह उनकी ट्रेनिंग जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और हालात जो है वो अपनी मर्जी के डायरेक्शन में भी जा पाएंगे। जो मुझे समझ में आ रहा है, मेरी नाकिस राय, मेरी इनसाइट है, कोई से डिसएग्री कर सकता है, मुझे लगता है कि इस फार्मूले के तहत गवर्नमेंट चलेगी, क्योंकि पार्लियामान तो चलनी है। जरदारी साहब की नौकरी 5 साल के लिए पक्की है। वैसे चेहरे तो सेम है, काम करें हलवी साहब को भी बिठा लें, उन्होंने वैसे काम तो आप ही की पार्टी यानी टीम बी का किया था, तो मेहरबानी करके उनको भी बिठा लें। चले जी, आज की बोलती तस्वीरें। पहली बोलती तस्वीर ये जी नासिर भट्ट साहब ने ट्वीट किया हुआ है। वो कहते हैं, आज मेरी आंखों में आंसू हैं, हमने नवाज शरीफ से वफा नहीं की है। किसने वफा नहीं की है? अपने सगे भाई ने वफा नहीं की है, अपनी बेटी ने वफा नहीं की है। पब्लिक तो वैसे उन्हें लाइक नहीं करती थी, वोट जो उनको पड़ा है, वो जो सपोर्ट उनको दिखाई जा रही थी वो वोट में ट्रांसलेट तो नहीं हुई। पब्लिक ने वोट तो पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों को डाला है। ऐसे बुर्ज उलट दिए हैं। सोच है आपकी, ये तो मेहरबानी है कि आप जीत गए हैं बाय हुक और क्रुक। हालात तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं ग्राउंड के। दूसरा ट्वीट आप मुलाजा कीजिए, दूसरी बोलती तस्वीर मेरे लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि विद इन द पार्टी डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है। देखें, राशिद नसरुल्लाह ने ट्वीट किया हुआ है। वो कहते हैं, ए कौम, कभी मौका मिले तो सोचना जरूर कि तुमने इस शख्स के साथ क्या किया। भाई कौम ने क्या किया? कौम ने तो चोरों डकैतों को मुस्तरद कर दिया है। ये आप अपने भाई से पूछें, शहबाज शरीफ साहब से, यानी अंकल शहबाज शरीफ साहब से पूछें, राशिद नसरुल्लाह साहब, या फिर मरियम बीबी से पूछें जो वालिद साहब के लिए जगह बनाई थी उन्होंने। तो लाने की जरूरत क्या थी अगर इतना जलील करना था? तो बहुत ही जलील हो गया है वैसे बाय द वे। तीसरी बोलती तस्वीर, ये मुलाजा कीजिएगा, ये अरबों रुपए का वो शाखसाना है जिसके नतायज की सूरत में आपको टॉप लीड्स मिली थी नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर। अगर इतना लिख देते ना द पीएम शरीफ, तो उसमें भी बचत थी कि आप शहबाज शरीफ को मौका दे सकते हैं। ये ज़हन में होना चाहिए था, लेकिन सज्जी दिखा के खबी मारी गई है। अगर मेरे जैसे नाकिस बंदे को आज से तकरीबन 6 महीने पहले पता था, मेरे व्लॉग्स देख ले, मैंने कहा था नवाज शरीफ की कोई जगह नहीं है, सदर जरदारी होंगे और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या मरियम होंगी। और एक जगह मैंने मरियम के वजारत आला संभालने के हवाले से भी बात की थी। मेरे जैसे बंदे को पता था। सोचे अगर ये वाली बात पॉलिटिकल फिगर्स को पता नहीं थी तो वो किस अंधेर नगरी चौपट राज में रह रहे थे अगर उनको पता नहीं थी। और अरबों रुपए लगाने के बाद भी आपकी ये हालत है, तो फिर अल्लाह मान अल्लाह फीस, फिर तो हम ये कहेंगे जी आप तो फिर क्या मुल्क चलाते होंगे। चले जी, आज के टॉप ट्रेंड शामिल करते हैं। टॉप ट्रेंड इस वक्त जो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, पाकिस्तान को नवाज दो। 84.6 के पोस्ट इसमें ट्वीट्स हो चुकी हैं। पाकिस्तान को नवाज दो, वो कैंपेन का जनाजा निकाल कर रख दिया भाई, पाकिस्तान को नवाज दो। नंबर 2 अप्लाई नाउ। नंबर 3 इज मोहसिन नकवी 4 इज मेंटेन पर डाका नामंजूर। टॉप 4 ट्रेंड्स 14 फरवरी 5वां ट्रेंड आज वैलेंटाइंस डे है। तो जिस वैसे मैं तो इन चीजों में बिलीव नहीं करता, लेकिन जिसको कोई नहीं कहने आया वैलेंटाइंस डे, आप सबको मेरी तरफ से मुबारक जी, मुबारक। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारा मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट कैसे कर लेते हो यार, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। आखिर तक जुड़े रहना है क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आगे करने लगा हूं कि फॉर्मूला क्या होगा और हालात जो है वो किस डगर जा रहे हैं। नंबर 1, हाफिज नईम उर रहमान साहब। तहरीक इंसाफ को कराची से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 10 लाख से ज्यादा वोट मिला है, जबकि हमें यानी जमात इस्लामी को 6.5 पौने 7 लाख वोट मिला। 5वें नंबर पर आने वाली जमात एमक्यूएम जो पूरे शहर से महज पौने 2 लाख ही वोट ले सकी, उसको इस वक्त कराची शहर से 15 कौमी और 25 सूबाई असम्बली की सीटें दे दी गई हैं। तो वो शिकवा कर रहे हैं तो जिन्होंने दिए यार, तुम कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे मरियम औरंगजेब साहबा। मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ओहदे के लिए जनाब
محمد شہباز شریف کو نامزد کر دیا جناب, جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کے لیے محترمہ عزت مآب جناب مریم نواز شریف صاحبہ کو نامزد کیا. یار ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں سبلنگز کو سرکاری ملازمت دیتے ہوئے کمپنیاں 10 دفعہ سوچتی ہیں کہ سبلنگز ہیں, ان کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوتا, ان کو آپ کے محلے سے کلیریفیکیشن یا ویریفیکیشن نہیں ہو پاتی, محلے کی جو آپ کی کمیٹی ہوتی ہے, اور اس کے بعد ان کو وہ نوکری بھی نہیں مل پاتی. اور حالات یہاں پر یہ ہے کہ چچا وزیر اعظم, بھتیجی وزیر اعلیٰ, اور بھائی قائد, اور پھر سمدی وزیر خزانہ, اور پھر کتنی کیا کیا کچھ. یار مطلب ظلم ہے یار, ظلم ہے. مطلب یہ پھر آپ میرٹوکریسی کے ساتھ ظلم ہے. پھر آپ جو منترا جپتے میرٹ ہے, گولڈ میڈلسٹ ہے, پتہ نہیں پاکستان کے اسٹوڈنٹ ترقی ہے, اور آپ کے آئیڈیل ہم, اور پتہ نہیں اللہ بلایا. کیسے کر لیتے ہو یار اس قوم کے ساتھ؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ہم تو جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھا رہے, اٹھاتے اٹھاتے گزر بھی جائیں گے, کوئی فرق نہیں پڑنا. لیکن ہو کیا رہا ہے, یہ بڑا ظلم ہے جناب. عارف حمید بھٹی صاحب, منافقت کی انتہا ہو گئی. پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف 22 ماہ انتقامی کارروائیوں کی آخری حدیں بھی پاڑ کر دی گئی. عمران خان کو 31 سال سزا سنا دی, انتخابی مہم چلانے نہیں دی, عوامی مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے, ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا, درجنوں صحافی میرے سمیت کو جینا مشکل کر دیا. پھر کہتے ہیں قانون ہے. بھائی قانون نہیں ہے, نون ہے. کیسے کر لیتے ہو یار؟ آگے شہباز شریف, ہم نے انتخابات سے قبل بھرپور مہم چلائی, امیدواروں کی تلاش محنت سے کی, تاہم عوام نے ہمیں اس سطح پر ووٹ نہیں دیے. چلو ایٹ لیسٹ ایڈمٹ تو کیا, لیکن گورنمنٹ کیسے بنا رہے ہو جب اس سطح پر ووٹ نہیں دیے؟ جس کو دیے ہیں اس کا مینڈیٹ چوری کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے یار؟ اور یہ جو اپوزٹ سائیڈ کے آپ کے دوست صحافی جو ہے کھڑے ہو گئے نا کہ جی واہ جی واہ, واہ جی واہ, عمران خان کو بڑا ووٹ پڑا ہے, وہ صرف نواز شریف کو سائیڈ پہ کرانے کے لیے تھا. یہ میں آپ کو بتا دوں, ہاں جی, یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں, میرے پاس انفارمیشن ہے کہ جو واٹس ایپ صحافی جو ہے نا ایک دم بولنا شروع ہو گیا ہے نا کہ عمران خان کا مینڈیٹ, عمران خان کو بڑا ووٹ پڑا ہے اور ان کو ووٹ نہیں پڑا, اس لیے کیا کہ ان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ تمہیں تو کسی نے پوچھا نہیں, سمپل میجورٹی تمہیں ملی نہیں, تو تم پرائم منسٹر بن کے کی کرو گے. طے ڈیسائیڈڈ پہلے سے تھا کہ اس نے شہباز شریف نے بننا ہے پرائم منسٹر. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا ایک عرصہ پہلے. اور یہ میں بھول جان, مجلس وحدت المسلمین اور جماعت اسلامی سے اتحاد کے بعد عمران خان کا پنجاب میں تحریک لبیک سے اتحاد کا اشارہ, اس کے بعد بھی اسے یہودی اور قادیانی ایجنٹ بولو گے, ڈوب مرنے کا مقام ہے. مولانا فضل الرحمان کے لیے, جس نے ذاتی سیاست کے لیے تمام علماء دیوبند کو یرغمال بنایا. ویسے یار الحاج مولانا جناب فضل الرحمان صاحب تھائی لینڈ بھی حلق میں چلا گیا, تھائی لینڈ بھی کے لیے بہت یار دکھ ہو رہا ہے مجھے یار. عزتی ہے یار, اجتماعی زیادتی کر ڈالی آپ نے, پریس کانفرنس میں ساتھ نہیں بٹایا. بڑے ظالم ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یار. آگے بابر اعوان صاحب, آج اڈیالہ جیل میں شیر دل قیدی نمبر 804 سے ملاقات ہوئی. نیلگو ٹریک سوٹ, ببر شیر والی چال, پاکستان کی قوم کا انتہائی شکر گزار جس نے طاقت کو شعور سے تاریخی شکست دی. آپ سب کے لیے پیغام دیا, ڈٹے رہنا, شاندار مستقبل تمہارا مقدر ہے. کیسے کر لیتے ہو یار. آگے علامہ ناصر عباس صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد خون کے آخری قطرے تک قائم رہے گا. اللہ کرے کہ یہ ویسا ہی رہے جیسا ہو, جیسا نظر آ رہا ہے. اس کے لیے کیسے کر لیتے ہو یار. آگے فیصل واوڈا, مسلم لیگ نون کا آخری اقتدار ہے, مزے لیں پھر انہیں کون پوچھے گا. شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں تو حکومت 1 سے 1.5 سال چلے گی. میں تو پہلے کہہ رہا ہوں میکسیمم 2.5 سال لمٹ ہے. حکومت ختم ہو جائے گی, دوسری حکومت آ جائے گی. ٹینیور 5 سال کا یہ رہے گا. زرداری صاحب 5 سال کے لیے پریزیڈنٹ, پکی نوکری, جیسے عارف الوی صاحب کی تھی, اسے 5 کی جگہ 6-7 سال 10 سال کے لیے بیٹھے رہے. طلال چودھری صاحب, ساڑی گل ہو گئی یہ والے جملے سے پارٹی کو نقصان پہنچا. عمران خان کو سزائیں ملنے کی وجہ سے بھی نون لیگ کا نقصان ہوا ہے. کیسے مان لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو, کیسے؟ اور پھر بھی ڈٹے ہوئے بے شرمی کے اوپر یار. نگران وزیر اعظم ان کی سنیں ذرا, جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب کی. امریکہ, برطانیہ اور یورپی یونین ہمارے دوست ممالک ہیں, تاہم وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے. کسی دوسرے ملک کے کہنے پر الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات نہیں کریں گے. یار بڑا ڈھیٹ ہے یار, خدا کی قسم یار, اللہ دی قسم ہے یار. سلام ہے سر آپ کی, اصل پالیٹکس تو آپ کر رہے ہو بھائی کاکڑ صاحب. باقی تو چھوٹے موٹے یہ ہرلو جھرلو ہے, ان کو کون پوچھتا ہے کاکڑ صاحب. آصف علی زرداری صاحب, اگر انتخابات شفاف نہ ہوتے تو میں یہاں موجود نہ ہوتا. انتخابات اور صاف اور شفاف ہوئے. واہ, زرداری صاحب نے کہہ دیا تو صاف شفاف ہے. میاں خلیفہ کہ آج تک میں نے کسی پورن فلم میں کام نہیں کیا, آپ کو ماننا پڑے گا بھائی. راشد صاحب کہ آج تک میں نے چوری نہیں کی, آپ کو ماننا پڑے گا بھائی.
आपको अगर रास्ते में खड़े होकर कोई ये कह के हाथी उड़ता है, मान लें, आपको अगर रास्ते में खड़े होकर कोई ये कहे कि सांप साइकिल चलाता है, मान लें, आपको रास्ते में खड़े होकर कोई ये कहे कि नानी तो 14 साल की है, मान ले, भाई इस मुल्क में अगर ये कोई नहीं मानेगा, उठा लेंगे। कैसे कर लेते हो यार? आगे आगे जी, आसिफ अली जरदारी, तय हो गया कि सब मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तय हो गया कि सब मिल बांट के बंदर बांट के साथ खाएंगे पिएंगे मजे उड़ाएंगे। हाँ, कैसे कर लेते हो यार? कैसे कर लेते हो? अभी आगे आगे सुनिएगा। एहसान इकबाल साहब, एक सूबा जीतने वाली पार्टी कह रही है कि उसने पूरा पाकिस्तान जीता है। यार इस पे तो बनता है, कैसे कर लेते हो यार? कैसे कर लेते हो? इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? कैसे कर लेते हो? आगे शहबाज शरीफ, डंके की चोट पर कहूंगा कि रियासत बचाई और सियासत कुर्बान कर दी है। डंके की चोट पर कहूंगा कि आपने अपना खानदान बचाया, बाकी सब कुछ कुर्बान कर दिया भाई। डंके की चोट पर कहूंगा। पॉलिटिक्स इसी का नाम है। जो हालात बने हुए हैं उसमें रेमेडी खान साहब और उनकी पार्टी के लिए जो मुझे नजर आती है वो ये है कि अगर आप ये समझें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कि आप बंद गली में हैं पिछले 2 साल या 2.5 साल से, तो उसकी रेमेडी निकालने के लिए आपको रास्ता ढूंढना होगा, बजाय इसके कि बंद दीवार से टक्कर मारते रहे। मेरी इस बात के अंदर 10 रास्ते हैं, जिसको नजर आएंगे उसको नजर आ जाने चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग वहां पर भी होगी खान साहब के पास या उनकी पार्टी की लीडरशिप बाहर बैठी है, लेकिन अगर ये टक्कर मारी जाती रहेगी तो उसमें नुकसान या कोलैटरल डैमेज बहुत है। उससे अब निकलने की जरूरत है। या आपको खुद देखें, पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स का, और अगर इफ यू आर नॉट ए गुड पॉलिटिकल मैनेजर, फिर लोग जो है वो अपने हिसाब से उसका फायदा उठाते हैं। हम सजेशन दे सकते हैं क्योंकि हालात जो मुल्क के बने हुए हैं उसमें तो प्लानिंग तो कुछ और नजर आ रही है। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।